निगला हुआ तारा, इच्छा पूर्ति प्रणाली। ययान जिला प्रथम अस्पताल, गहन चिकित्सा इकाई में एक पीला पड़ा हुआ युवक सफ़ेद मेडिकल बेडशीट से ढके बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक बेहद खूबसूरत पोशाक पहने महिला, जो परिवार की कुर्सी पर आधी बैठी थी, ने अपने बर्फ जैसे सफ़ेद हाथों से उस युवक का हाथ कसकर पकड़ रखा था और लगातार खुद से कुछ बुदबुदा रही थी। शियाओ यू, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम पर बहुत दबाव डाला और तुम्हें दिन भर अभ्यास और पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया, वरना तुम मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में बेहोश नहीं होती। मैं अब कभी तुम्हारी तुलना शियाओ लिंग से नहीं करूंगा। अरे, शियाओ यू कब जागेगा? डॉक्टर ने कई बार जांच की और कोई समस्या नहीं थी। 3 दिन हो गए, वह अभी तक क्यों नहीं जागा? महिला धीमी आवाज में रो रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और जाहिर तौर पर वह काफी देर से रो रही थी। अचानक पहले सीधा लेटा हुआ युवक अपनी उंगलियां हिलाने लगा। महिला को हल्की सी हलचल महसूस हुई और आंसुओं से भीगे उसके सुंदर चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक सुंदर चेहरा देखा जिसकी सुंदरता मेकअप से ढकी नहीं थी। ये चेहरा परिचित भी था और अपरिचित भी। माँ, चिंता मत करो, वह पूछना तो चाहता था लेकिन अचानक उसके मुंह से निकल गया, माँ। 3 दिनों तक कोमा में रहने के बावजूद वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह बेखबर नहीं था। एक दिन पहले उसे धीरे धीरे बाहरी दुनिया से कुछ जानकारी मिलने लगी थी। उसने महिला की फुसफुसाहट भी स्पष्ट रूप से सुनी, लेकिन उसका शरीर अभी भी हिलने डुलने में असमर्थ था, मानो कोई भूत बिस्तर पर पड़ा हो। 3 दिन पहले उसके कोमा में जाने का कारण ये था कि जब वह शियाओ परिवार के मार्शल आर्ट हॉल में मुक्केबाजी और लात मारने का अभ्यास कर रहा था, तो अचानक उसके दिमाग में एक वाक्य आ गया। इच्छा पूर्ति प्रणाली सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है और आपकी सेवा के लिए समर्पित है। फिर अचानक बहुत सारी यादें और जानकारी उसके दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे वह सदमे में आकर बेहोश हो गया। 3 दिनों तक सूचनाओं को संसाधित करने के बाद मस्तिष्क ने अंततः अपना काम फिर से शुरू कर दिया। उनका असली नाम शियाओ यू था और वे पृथ्वी पर ही एक समानांतर दुनिया से आए थे, जो मानव प्रलय की दुनिया थी। 2025 में पृथ्वी पर कई तरह की प्रलयकारी आपदाएं आने लगीं। 3 वर्षों में भीषण बाढ़, भीषण सुनामी, भीषण भूकंप और भीषण ज्वालामुखी विस्फोट जैसी कई प्रलयकारी आपदाओं के बाद वैश्विक जनसंख्या 7.5 अरब से घटकर 3.3 अरब हो गई। लेकिन मानव जाति का विनाश अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये तो सृष्टिकर्ता द्वारा चयन की पहली लहर मात्र है। फिर बचे हुए सभी मनुष्यों को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में स्थित 360 मंजिलों वाले विशाल भवन में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया ताकि वे अगले स्तर को पार कर सकें। अंदर हर तरह के राक्षस, जादुई जीव और दानव जैसे जीव मौजूद हैं। इन राक्षसों को अपडेट नहीं किया जाएगा, लेकिन वे बच्चे पैदा करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आप जितनी देर से लेवल पास करेंगे, अंदर उतने ही ज़्यादा राक्षस होंगे और लेवल पास करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। दुनिया का शीर्ष एक मल्टी शैडो क्लोन तकनीक की तरह है और हर किसी का स्तर अलग अलग है। आपके द्वारा पार किए गए प्रत्येक स्तर पर आपको भरपूर पुरस्कार मिलेंगे, जिनमें विभिन्न कौशल, रहस्य, हथियार, यांत्रिक उपकरण और अन्य संसाधन शामिल हैं। 50 वर्षों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के बाद जियाओ यू ने 100वीं मंजिल की रखवाली कर रहे बॉस को मार डाला और ये इच्छा पूर्ति प्रणाली प्राप्त की। तब से उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने की गति तेजी से बढ़ी है। 10 वर्षों में उसने सभी 360 परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। उसे लगा कि अब वह निश्चिंत हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से दुनिया के शिखर को छोड़ने के बाद वह एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया जहां सभी जातियां वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। युद्ध क्षेत्र में उससे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग थे। राक्षसों के साथ पहले ही युद्ध में एक टीम लीडर ने उसे तुरंत मार डाला। सौभाग्यवश उसे पहले जो आत्मा रत्न प्राप्त हुआ था वह बंधा हुआ था, इसलिए वह इस दुनिया में यात्रा करने में सक्षम था। इस आत्मिक यात्रा की कीमत यह है कि आत्मिक शक्ति प्रदान करने वाला आत्मा रत्न लगातार लुप्त होता रहता है। कुछ ऐसी यादें भी हैं जो उसे उलझन में डाल देती हैं। वह ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसने 3 दिन पहले इस शरीर में प्रवेश किया था या 18 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था। बहरहाल अब इस संस्था का प्रभार उन्हीं के पास है। मेरी स्मृति के अनुसार पिछले जन्म में भी उनका नाम शियाओ यू था और अभी अभी बिस्तर के पास फुसफुसा रही उनकी माँ जू जिंगई ही थी। आर वायरस का प्रकोप। आर वायरस। जंगल में राक्षसों का शिकार करना। योद्धा, सेनापति, युद्ध के देवता ... समय समय पर उसके दिमाग में कौंधने वाले सभी संदेशों से यही पता चलता था कि यह सितारों को निगलने वाली दुनिया थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया के अंत से पहले मैं उस मूल उपन्यास की दुनिया में आ गया हूं जो पूरी दुनिया में मशहूर है। जियाओ यू ने मन ही मन सोचा। डॉक्टर, मेरा बेटा जाग गया है। जू जिंगई चिल्लाते हुए बाहर भागी। तेज आवाज ने शाओ यू के विचारों को बाधित कर दिया। कुछ ही देर में सफ़ेद कोट पहने एक अधेड़ उम्र का पुरुष डॉक्टर डिटेक्टर लेकर वार्ड में आया और उसने शियाओ यू के पूरे शरीर की जांच की। बेड 01205 में भर्ती मरीज के सभी संकेतक सामान्य हैं और उसे छुट्टी दी जा सकती है।
जू जिंगई ने नस की मदद से जल्दी से डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी की और शियाओयू को अपनी नई एनर्जी सुपर कार में घर ले गई। कार में जियाओयू लगातार अपने मन में चल रही घटनाओं को याद कर रहा था। जू जिंगई ने सोचा कि वह अभी जागा है और उसे आराम की ज़रूरत है, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया। अपने पिछले जीवन में वे उपन्यासों के शौकीन थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे विश्व प्रसिद्ध डेवोरिंग स्टार से परिचित थे। उन्होंने मूल उपन्यास को 4-5 बार पढ़ा था और इस दुनिया की उन्हें बहुत अच्छी समझ थी। डेवोरिंग स्टार एक विशाल विश्वदृष्टि वाला ग्रह है। 2013 में पृथ्वी पर आर वायरस फ्लू फैल गया। आर वायरस के प्रसार के दौरान 20 से अधिक प्रकार विकसित हुए। जनवरी 2015 में आर वायरस सबसे भयावह प्रकार आर वायरस में विकसित हो गया। आर वायरस के प्रकट होते ही ये तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया में मौजूद हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पक्षी हो या जानवर, जब तक उन्हें सांस लेने की आवश्यकता थी, आर वायरस से संक्रमित हो गया। आर वायरस के संक्रमण के बाद मृत्यु दर बेहद अधिक थी, लगभग 30% तक पहुंच गई। महज 3 महीनों में दुनिया के अधिकांश जानवर मर गए और वैश्विक आबादी में लगभग 2 अरब की गिरावट आई। जीवित बचे 5 अरब लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन हुआ और लगभग हर इंसान की शारीरिक क्षमता दोगुनी से अधिक बढ़ गई। पक्षियों और जानवरों ने मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक विकास किया और कुछ राक्षसों की बुद्धि भी मनुष्यों से कम नहीं थी। मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो केवल भूमि तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समुद्र में रहने वाले अनगिनत राक्षस भी इस युद्ध में शामिल हो गए। इस रक्तरंजित और भयावह युद्ध में मनुष्यों ने परमाणु बमों सहित अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन न केवल राक्षसों को रोकने में विफल रहे, बल्कि इसके परिणामस्वरूप राक्षसों के बीच शक्तिशाली और असामान्य पक्षियों और जानवरों का एक समूह भी प्रकट हुआ, जैसे कि रक्तदानव तियानलेंग। एक गाने में, एक पोस्ट में, एक कंटेंट में, एक 6 में, एक 9 में, एक किताब में, एक बार में कोई गलती नहीं। होंग और थोर जैसे महायोद्धाओं का एक समूह भी मनुष्यों के बीच प्रकट हुआ। इन शक्तिशाली योद्धाओं ने नाजुक समय में बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई और राक्षसों का मुकाबला करने में सेना की सहायता की। मार्च 2021 तक मनुष्यों ने अति उच्च आवृत्ति वाली लेजर तोपें विकसित कर लीं और लगातार 10 से अधिक एस स्तरीय राक्षसों और 2 एस स्तरीय राक्षसों को मारने के बाद अंततः युद्ध समाप्त हो गया। 5 प्रमुख देशों और 23 शहरों की वर्तमान स्थिति का विवरण तैयार किया गया। सितंबर 2015 से शुरू होकर मार्च 2021 में समाप्त होने वाली इस 5.5 साल की अवधि को महान निर्वाण काल कहा जाता है। अब मई 2056 का महीना है और महान निर्वाण के अंत को 30 साल से अधिक समय बीत चुका है। जैसे ही उसका शरीर अनायास ही आगे की ओर झुक गया, उसने अपने विचारों को रोक दिया। 10 वर्षों से अधिक के घुड़सवारी के अनुभव ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह घर पहुंच गया है। कार से बाहर निकलते हुए, अपने सामने तकनीक से परिपूर्ण विला को देखते हुए, उसने मन ही मन आह भरी। पिछले जीवन में उसने जिस जीवन का सपना देखा था, वह अब उसकी दिनचर्या बन गया है। हालांकि जू जिंगई एक योद्धा नहीं है, लेकिन शियाओयू के पिता शियाओ डिंगबो एक योद्धा स्तरीय योद्धा हैं और उन्होंने यांगजोउ शहर के मिंग्युए समुदाय में रहने का अधिकार प्राप्त करने के लिए चरम मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश लिया। शियाओयू, मैंने अपनी चाची से सुना कि तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हो। मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। एक लंबी, मासूम चेहरे वाली लड़की, जिसने काले रंग का टाइट ट्रेनिंग सूट पहना हुआ था, दौड़कर लिविंग रूम में आई और सोफे पर टीवी देख रहे शियाओयू को देखा। तुम अच्छे लग रहे हो। सामने खड़ी लड़की को देखकर जियाओयू अवाक रह गया। यह अनोखी लड़की उसकी बहन जियाओलिंग थी। बहन, मुझे बहुत याद करती थी। मैंने सुना है कि मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के दौरान अत्यधिक अभ्यास के कारण तुम बेहोश हो गए थे। छोटे भाई, मैं तुमसे कहता हूँ, मुझसे अपनी तुलना मत करो। मैं असाधारण प्रतिभा का धनी हूँ। मैंने 3 महीने पहले मार्शल आर्ट की परीक्षा पास की और औपचारिक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। पूरे शहर में 18 साल के मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम हैं। बहन, क्या तुम जंगल में गई थी? शियाओयू ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि वे चचेरे भाई बहन हैं, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी में उसे समय देना है। पढ़ाई और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का समय बहुत व्यस्त है, खासकर हाल ही में, क्योंकि अगले महीने कॉलेज प्रवेश परीक्षा है और अन्य चीज़ों पर ध्यान देने का समय ही नहीं है। अब जब मेरी याददाश्त वापस आ गई है, तो मेरे पास न केवल अनगिनत युद्ध अनुभव हैं, बल्कि इससे जुड़ी सभी प्रणालियां भी फिर से सक्रिय हो गई हैं। बेशक, मैं थोड़ा आराम कर सकता हूं और एक योद्धा बनने के अनुभव के बारे में कुछ सीख सकता हूं। बिल्कुल, योद्धा बनने के बाद मैंने एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला लिया। अपने पिता के कहने पर मैं पूरी तरह से महिलाओं से बनी योद्धाओं की एक टीम में शामिल हो गई। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद मैंने जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू की। मेरे चाचा पिछले साल ही गॉड ऑफ वॉर के खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने जिस टीम का परिचय कराया है, वह काफ़ी अच्छी लग रही है। हमारी टीम का नाम स्टील रोज टीम है। कप्तान हुया हैं, जो एक वरिष्ठ योद्धा हैं। वह मूल रूप से मेरे पिता की टीम की सदस्य थीं। बाद में,
कुछ कारणों से उन्होंने अलग होकर केवल महिलाओं की एक टीम बनाई। वह निश्चित रूप से मेरा ख्याल रखेंगी। शाओ लिंग और भी खुश हो गई। हमारी टीम आमतौर पर 1 महीने शिकार पर जाती है और 1 महीने आराम करती है। अभी भी हमारी छुट्टियां चल रही हैं। मैं परसों फिर से शिकार पर जाने के लिए सामान इकट्ठा करूंगी। बहन, जब तुम बाहर जाओ तो खतरे के प्रति सावधान रहना चाहिए। न केवल उन राक्षसों से बल्कि अन्य मनुष्यों से भी खतरा रहता है। शाओ यू जंगल के खतरों को समझती है और मूल पुस्तक में लुओ फैंग की स्थिति से भी अच्छी तरह वाकिफ है। हालांकि लुओ फैंग अभी तक योद्धा नहीं बना है, लेकिन टाइगर फैंग टीम ही एकमात्र ऐसी टीम नहीं है जो मानव टीमों का शिकार करके धन कमाती है, इसलिए उसने उसे याद दिलाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे इस बार मैंने बहुत पैसा कमाया है, 80 लाख चीनी युआन से भी ज़्यादा। ये पहली बार है जब मैंने खुद से इतना पैसा कमाया है। शाओ लिंग बहुत खुश हुई और उसने शाओ यू के सिर पर 2 बार थपथपाया। शाओ यू बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा और ताकत में अंतर और बढ़ गया। अर्धयोद्धा मूल्यांकन उत्तीर्ण करने के बाद ही पृथ्वी पर आनुवंशिक ऊर्जा संवर्धन विधि प्राप्त की जा सकती है और वास्तविक साधना शुरू की जा सकती है। जब तक कोई अड़चन न आ जाए, प्रतिभाओं की भिन्नता के अनुसार यह अंतर बढ़ता ही जाएगा। नए लेखकों का नए लेखकों के नाम सुझाने के लिए स्वागत है। निगला हुआ तारा, इच्छा पूर्ति प्रणाली। शाओ लिंग शाम को वापस लौटी। उसे परसों होने वाले शिकार के लिए कुछ तैयारियां करनी थी, इसलिए वह रात के खाने के लिए नहीं रुकी। शाओ यू के पास अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने का भी समय था। पूरी दोपहर बातचीत करने के बाद उसे जंगल और राक्षसों के खतरों के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था। अपने पिछले जीवन और पूर्ववर्ती के समय में उसे ग्रंथों के माध्यम से जंगल के बारे में अधिक जानकारी थी। हालांकि उसके पिता शियाओ डिंगुओ अक्सर जंगल में आते जाते रहते थे, लेकिन वे अपने परिवार को शायद ही कभी विशिष्ट विवरणों के बारे में बताते थे। चूंकि उसे आत्मा रत्न द्वारा इस दुनिया में लाया गया था, इसलिए चाहे कोई विशेष कारण हो या न हो, उसे अच्छा जीवन जीना ही था। भविष्य में पृथ्वी को कई घातक संकटों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उपन्यास में हर बार संकट बाल बाल बचता है, लेकिन अब जब ये तितली आ गई है तो पता नहीं यह अपने पंख फड़फड़ाकर कुछ बदलाव लाएगी या नहीं। इसे रोकने के लिए मुझे जल्दी से मजबूत बनना होगा। इससे पहले शाओ परिवार के मार्शल आर्ट हॉल में किए गए परीक्षण के आंकड़ों के अनुसार मेरी ताकत केवल 780 किलोग्राम है और मेरी गति केवल 22 मीटर प्रति सेकंड है। शारीरिक फिटनेस मौजूदा लुओ फैंग से बहुत अलग नहीं है। प्लग इन लगाने के बाद वाले लुओ फैंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। सौभाग्य से मेरे पास इच्छा पूर्ति प्रणाली को प्लग इन करने की सुविधा भी है। मन ही मन सोच रहा था, सिस्टम, क्या पहले के सभी फंक्शन अभी भी मौजूद हैं? ये सिस्टम पूरी तरह से कार्यशील नहीं है, कृपया सभी कार्यों का स्वयं पता लगाएं। सिस्टम व्यक्तिगत पैनल खोलता है। ... कोई जवाब नहीं। शायद आत्मा के स्थानांतरण के समय सिस्टम की कार्यक्षमता में गंभीर कमी आ जाती है, इसलिए आइए इस सिस्टम को प्राप्त करने के समय के मूल संस्करण की मुख्य कार्यक्षमताओं को आजमाते हैं। शाओ यू ने इच्छा पूर्ति प्रणाली की प्रारंभिक स्थिति को याद किया। शारीरिक फिटनेस में प्रशिक्षु के प्रथम स्तर तक पहुंचने की पहली इच्छा निर्धारित करें। डेवोरिंग स्टॉज में प्रशिक्षु का पहला स्तर योद्धाओं के बीच प्राथमिक योद्धा स्तर है, जिसकी मुट्ठी की ताकत 900 किलोग्राम और गति 25 मीटर सेकंड है। सेट सफलतापूर्वक हो गया। मेजबान, जिओयू। मेजबान की पहली इच्छा, प्रथम स्तर का प्रशिक्षु बनना। इच्छा पूर्ति, 0/100 इच्छा अंक। दूसरी इच्छा को आध्यात्मिक प्रतिभा को जागृत करने के लिए निर्धारित करें। अज्ञात त्रुटि, दूसरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, ये फंक्शन वास्तव में अधूरा है। दूसरी इच्छा भी निर्धारित नहीं की जा सकती, लेकिन पहली इच्छा अभी भी निर्धारित की जा सकती है। सिस्टम, पोर्टेबल स्पेस खोलें। ... सभी बुनियादी कार्यों को आजमाने के बाद मैंने पाया कि केवल पहली इच्छा ही निर्धारित की जा सकती है और मॉल और लॉटरी जैसे अन्य कार्यों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सिस्टम, मेरे हाथ में रखा सेब खा जाओ। ज़ियाओ यू ने कॉफ़ी टेबल पर रखी फलों की प्लेट से 2 पाउंड का लाल फूजी सेब उठाया और मन ही मन कहा ... मैं काफ़ी देर तक अवाक रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। मुझे याद है कि शुरुआत में ही इच्छा पूर्ति प्रणाली इच्छा अंक प्राप्त करने के लिए सब कुछ ग्रहण कर सकती थी। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि इच्छा पूर्ति प्रणाली को वास्तव में समतुल्य विनिमय प्रणाली कहा जाना चाहिए और इच्छा अंक वास्तव में ऊर्जा अंकों के समान हैं। यहाँ तक कि नियम की वस्तुओं और क्षमताओं को भी इच्छा अंकों के बदले में बदला जा सकता है। अब चूंकि सेब को खाया नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि इस इच्छा को पूरा करने के लिए सेब में निहित ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। फिर एक एक करके अन्य चीज़ों पर प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, नितंबों के नीचे सोफा, नई ऊर्जा वाहन में बैटरी पैक, फ्रिज में रखा स्वादिष्ट राक्षसी मांस। एक एक करके परीक्षण करने के बाद पता चला कि केवल राक्षस का मांस ही निगला जा सकता है। उसने पहले 2 किलोग्राम का एक विशालकाय मांस का टुकड़ा निकाला और उसे 0.2 विष पॉइंट मिले।
घर में मिलने वाला मॉन्स्टर मीट एक ही किस्म का होता है, इसलिए मॉन्स्टर मीट और विश पॉइंट्स के बीच विनिमय अनुपात का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। फिलहाल 10 किलोग्राम मॉन्स्टर मीट के बदले एक विश पॉइंट मिलता है। इस स्थिति में इसका मतलब यह है कि इच्छा पूरी करने की शर्तों को पूरा करने के लिए आपको बाहर जाकर 1000 किलोग्राम राक्षस का मांस खरीदना होगा। शाओयू, आओ और खाना खाओ। जू जिंगई रसोई से हरी मिर्च के साथ भुने हुए मांस की एक थाली लेकर आए और उसे भोजन कक्ष में चौकोर मेज के एक कोने पर रख दिया। चौकोर मेज 2 मीटर लंबी और चौड़ी है और पहले से ही कई तरह के व्यंजनों से भरी हुई है। माँ, आपने तो इतने सारे व्यंजन बनाए, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। शाओयू रसोई में आया और स्वादिष्ट पकवानों को देखकर उसकी भूख अचानक जाग उठी। उसने चावल उठाए और खाना शुरू कर दिया। शाओयू, जल्दी खाओ, कहीं तुम्हारा गला न घुट जाए। माँ का खाना कितना स्वादिष्ट है। शाओयू ने खाते हुए प्रशंसा की। अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ। अभी जब मैं खाना बना रही थी, तुम्हारे पापा ने मैसेज भेजा कि वो कल दोपहर तक वापस आ जाएंगे। तुम्हें जागते हुए देखकर वो बहुत खुश हुए। ये बहुत अच्छा है। शाओयू की यादों में शाओ डिंगवो हमेशा एक सख्त पिता रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उनके कम शब्दों और कार्यों से उनके प्रति उनका गहरा प्यार झलकता था। अगली सुबह ज़ियाओयू ने बहाना बनाकर बाहर जाने का फैसला किया। वह मर्सिडीज बेंज S500 एसयूवी चला रहे थे, जिसे वह शायद ही कभी चलाते थे। ये गाड़ी उनके पिता द्वारा उनके 18वें जन्मदिन पर दिया गया एक वयस्क उपहार था। मोबाइल फ़ोन के नेविगेशन का उपयोग करके उसने राक्षसी मांस बेचने वाले निकटतम बाजार का पता लगाया। सब्जी मंडी के मुख्य द्वार पर ही बड़े बड़े मांस बेचने वाली दुकान स्थित है। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और सजावट भी शानदार है। हालांकि यहाँ ज़्यादा ग्राहक नहीं आते जाते, फिर भी सभी लोग अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, ज़ियाओयू ने देखा कि कांच के रेफ्रिजरेटरों की कतारों में राक्षसी मांस की प्लेटें बड़े करीने से सजी हुई थीं। कुछ को टुकड़ों में काटा जाता है और कुछ को रोल में काटकर सुंदर पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में करीने से रखा जाता है। बीस्टो में आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? वर्दी पहने एक युवा महिला वेट्रेस ने शाओयू को स्टोव में प्रवेश करते देखा और तरह तरह के मांस के व्यंजनों को देखा, फिर अंदर चली गई और अपनी सेवा शुरू कर दी। मैं कुछ मॉन्स्टर मीट खरीदना चाहता हूँ। सर, हमारे पास जी लेवल से लेकर C क्लास तक के सभी प्रकार के राक्षसी मांस उपलब्ध हैं। प्रत्येक राक्षसी मांस की कीमत अलग अलग है। आप कौन सा खरीदना चाहेंगे? शाओयू को केवल इतना पता था कि कुछ राक्षसी मांस खाया जा सकता है, लेकिन इसके विशिष्ट प्रभावों और कीमतों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। हालांकि यह भी समझ में आता था कि राक्षसी मांस की कीमत जितनी अधिक होगी, उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही अधिक होगी। क्या आप संक्षेप में अपना परिचय दे सकते हैं? ठीक है, जहां तक जी क्लास मॉन्स्टर मीट की बात है, तो ये सबसे सस्ता और सबसे अधिक बिकने वाला प्रकार है। आमतौर पर 1 किलो की कीमत 100 से 200 के बीच होती है। डी क्लास मॉन्स्टर की कीमत 500 से 1000 के बीच होती है और सी क्लास मॉन्स्टर मीट की कीमत 1000 से 2000 के बीच होती है। उच्च स्तर के राक्षसी मांस की बात करें तो ये दुकान अभी तक वहां उपलब्ध नहीं है। निगलते तारे के वातावरण में बी श्रेणी का राक्षस प्राथमिक स्वामी स्तर का होता है, जो मनुष्यों के प्राथमिक युद्ध देवता के समतुल्य है। राक्षसों को बेचने वाली दुकानों में राक्षसों का मिलना सामान्य बात है। शाओयू ने इस बारे में सोचा। घर में मॉन्स्टर मीट का स्टॉक सीमित होने के कारण सिस्टम के अवशोषण प्रभाव का परीक्षण नहीं किया जा सका। अब आप कुछ खरीद कर तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं। हर स्तर 10 किलोग्राम का है। युवा महिला वेट्रेस ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे ग्राहक नहीं देखे थे, लेकिन उसने इस बारे में सोचा नहीं। ये ऑर्डर चलता रहा, भले ही इस सप्ताह का उसका प्रदर्शन लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया था। सर, प्रत्येक स्तर पर कई प्रकार के राक्षस होते हैं, जैसे जी क्लास आयरन पोर्क, शैडो कैट्स आदि। फिर प्रत्येक स्तर पर सबसे कम कीमत पर आएं। इस राक्षस का मांस वह खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है और आपको इसके स्वाद की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ गणना करता हूँ। 10 किलोग्राम जी श्रेणी की बिल्ली का मांस कुल 2000 चीनी सिक्के, 10 किलोग्राम F श्रेणी की बिल्ली का मांस कुल 4000 चीनी सिक्के, 10 किलोग्राम ई श्रेणी का जंगली सुअर कुल 10,000 हुआ शिया सिक्के, 10 किलोग्राम डी श्रेणी का सुअर का मांस कुल 30,000 हुआ शिया सिक्के, 10 किलोग्राम सी श्रेणी का जंगली सुअर कुल 50,000 हुआ शिया सिक्के, कुल मिलाकर 96,000 चीनी सिक्के। शाओयू बाहर जाने से पहले अपने सभी जमा पैसों से भरा एक मेमोरी कार्ड अपने पास रखता था। ये नए साल के पैसे और चीनी नव वर्ष पर मिले उपहार थे। भुगतान करने के बाद ज़ियाओयू 5 बैग लेकर कार में बैठ गया और 50 किलोग्राम राक्षसी मांस को सह पायलट की सीट पर रख दिया गया। सिस्टम राक्षसी मांस को अलग अलग अवशोषित करता है। 10 किलो जी शैडो कैट का मांस खाकर एक विश पॉइंट प्राप्त करें। 10 किलो F क्लास शैडो कैट का मांस खाकर 2 इच्छाएं पूरी करें। 10 किलोग्राम ई श्रेणी का लोहयुक्त सुअर का मांस खाकर 4 इच्छाएं पूरी करें।
10 किलोग्राम डी क्लास आयरन युक्त जंगली सुअर का मांस खाएं और 6 इच्छाएं पूरी करें। 10 किलो सी क्लास आयरन युक्त जंगली सुअर का मांस खाएं और 8 इच्छाएं पूरी करें। इस एकाग्रता के बाद मुझे कुल 21.2 इच्छाएं प्राप्त हुईं। इन 5 स्तरों के राक्षसी मांस को अवशोषित करने की इच्छा और खर्च किए गए धन के आधार पर यह स्पष्ट है कि एफ क्लास शैडो कैट मीट को अवशोषित करना सबसे अधिक लागत प्रभावी है। स्टोर की मौजूदा कीमत के अनुसार मुझे अभी भी एफ क्लास शैडो कैट मीट के 788 किलो खरीदने की जरूरत है, जिसकी कीमत लगभग 160,000 है। आपके पिछले बजट से काफ़ी कम। लोगों को इस विचित्रता के बारे में पता चलने से रोकने के लिए जियाओ यू एक अन्य थोक राक्षस मांस की दुकान पर गई जिसका नाम वांजिया मांस की दुकान था। कोई गलती नहीं है। 1 एक किताब 1 किताब। सभी की हैरानी भरी निगाहों के बीच 1000 किलोग्राम एफ क्लास बिल्ली का मांस एक ऑफ-रोड वाहन में रखा गया। इतनी अधिक मात्रा में खरीदने का कारण यह है कि हालांकि थोक स्टोर में कीमत सस्ती है, लेकिन न्यूनतम बिक्री वजन 1000 किलोग्राम है। एफ लेवल की इन ढेर सारी गुप्त बिल्लियों ने 360,000 हुआक्सिया खर्च किए। सभी छाया बिल्ली के मांस को अवशोषित कर लिया और पूरी 200 इच्छा प्राप्त की। बधाई हो, मनोकामना पूरी हो गई है। आप अपनी मनोकामना कभी भी पूरी कर सकते हैं। कार में बैठी शाओ यू खुश थी क्योंकि उसने दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। प्रणाली पहली इच्छा को साकार करना शुरू कर देती है। इच्छाएं पूरी होने की प्रक्रिया में हैं। शाओ यू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गर्माहट से घिरा हुआ है और पूरे शरीर की मांसपेशियां और अधिक मजबूत होती जा रही हैं और उसका दिमाग एकदम शांत हो गया है। जिन कौशलों को मैं पहले नहीं समझता था वे अब स्पष्ट हो गए हैं। प्रशिक्षुओं के प्रथम मानक को पूरा करने के लिए मुख्य निकाय की शारीरिक गुणवत्ता पर बधाई। शाओ यू ने अपनी मुट्ठी भींची और महसूस किया कि वह एक गाय को मार सकता है, बेशक अंतिम दिनों से पहले की एक साधारण गाय को। शाओ परिवार के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केंद्र की ओर गाड़ी चलाते हुए वह आज अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए बेताब था। चौराहा। शाओ यू कोने में रखी बॉक्सिंग फोर्स टेस्ट मशीन के पास गया और अपनी सांस लेने की लय को समायोजित करके अपनी स्थिति को सर्वोत्तम स्तर पर ले आया। पिछले जन्म से पहले उन्होंने सीखने से पहले ही अपनी स्थिति को नियंत्रित कर लिया था और इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा था। सांस लेते ही उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया और अचानक उसकी आंखें तन गईं। मुट्ठी एक गोले की तरह निकली और अचानक बॉक्सिंग टेस्ट मशीन पर जा लगी। जोर से आवाज करो। मुंके का निशाना अचानक हिल गया। बॉक्सिंग टेस्ट मशीन पर संख्याओं की एक पंक्ति दिखाई दी, 925 किलोग्राम। शाओ यू, हाँ, कितना समय हो गया, यह मानक मंच मूल्यांकन मानकों तक पहुंच गया है। शाओ गोक्सुआन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। जियाओ गोक्सुआन जियाओ यू के तीसरे चाचा और एक प्रमुख योद्धा हैं। 5 साल पहले जब टीम शिकार पर निकली थी तब उन पर एक उच्च कोटि के जानवर के नेतृत्व में जंगली जानवरों के एक समूह ने हमला कर दिया। उन्होंने 2 टीम सदस्यों की जान गंवाकर लड़ाई जीत ली। जियाओ गोक्सुआन ने भी अपना दाहिना हाथ खो दिया। हालांकि बाद में उन्हें एक कृत्रिम हाथ लगा दिया गया जिससे उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा, फिर भी वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपनी लड़ने की भावना भी खो दी और मार्शल आर्ट हॉल के संचालन की जिम्मेदारी संभालने के लिए परिवार में लौट आए। पिछले साल जब उनके चाचा युद्ध के देवता बन गए तो उन्होंने उनके लिए जीवन का जल खरीदने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। अंकल सैन, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। सिस्टर लिंग तो पहले से ही एक योद्धा हैं। कृपया स्पीड टेस्ट चालू कर दीजिए। सांस छोड़ो, सांस लो। जियाओ यू ने अपनी सांसों को संतुलित किया और रनवे पर खड़ा हो गया। रनवे की कुल लंबाई 60 मीटर थी। गति परीक्षण क्षेत्र रनवे अवरोध गति परीक्षक के पास स्थित था। शाओ यू ने अचानक बल लगाया। अपने पिछले जीवन के अनुभव के बल पर उसने पलक झपकते ही अधिकतम गति प्राप्त कर ली। उसके पैर हवा की तरह थे और वह पूरी तरह से तीर की तरह फिनिश लाइन की ओर उड़ पड़ा। लगभग 1 सेकंड में वह स्पीड टेस्ट क्षेत्र से तेजी से गुजरा, फिर अचानक धीमा हुआ और रुक गया। अंकल सान, कैसा चल रहा है? जियाओ यू ने गहरी सांस ली और स्पीड टेस्टर के बगल में खड़े जियाओ गोक्सुआन की ओर चल पड़ी। 25.8 मीटर सेकंड, पिछली बार से बहुत बड़ा सुधार। आप चरम मार्शल आर्ट हॉल के अर्ध योद्धा मूल्यांकन में जा सकते हैं। ये डेटा जियाओ यू की अपेक्षा के अनुरूप है। सिस्टम तो सिस्टम ही है। अर्ध योद्धा मूल्यांकन में 3 परीक्षण होते हैं, अर्थात शक्ति, मुके की ताकत, गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया। तंत्रिका प्रतिक्रिया के मामले में जियाओ यू को अपने पिछले जीवन के समृद्ध अनुभव के कारण कभी कोई चिंता नहीं हुई। शारीरिक शक्ति, मुके मारने की शक्ति के मामले में अर्ध योद्धा मूल्यांकन के लिए उत्तीर्ण होने की सीमा 900 किलोग्राम है। गति के संदर्भ में अर्ध योद्धा मूल्यांकन के लिए उत्तीर्ण होने की सीमा 25 मीटर सेकंड है, यानी 100 मीटर के लिए 4 सेकंड। अब ताकत और गति पासिंग लाइन तक पहुंच चुकी है।
शाओ यू, अब तुम्हारा डेटा अर्ध योद्धा मूल्यांकन मानक तक पहुंच गया है। क्या तुम अभी परीक्षा देने जा रहे हो या कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद तक प्रतीक्षा करोगे? अंकल सान शियाओ गोक्सुआन ने चेहरे पर मुस्कान लिए पूछा। आज 2 जून है और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। मैं पहले कॉलेज प्रवेश परीक्षा देना चाहता हूं और फिर परीक्षा देना चाहता हूं। चीन में कॉलेज प्रवेश परीक्षा 7, 8 और 9 जून को आयोजित की जाती है। शाओ यू भी अपने पूर्ववर्ती के सपने को पूरा करना चाहता था। 12 वर्षों के कठिन अध्ययन के बाद इसका परिणाम अवश्य ही आना चाहिए। दरअसल जियाओ परिवार के अधिकांश बच्चे योद्धा बनने का मार्ग अपनाएंगे जब तक कि वे विशेष रूप से कम प्रतिभाशाली न हो, अन्यथा वे धन का संचय करके भी योद्धा बन जाएंगे। एक दिन के प्रशिक्षण के बाद जियाओ यू अपनी अंतिम हाई स्कूल की पढ़ाई जारी रखने के लिए यान जिले के प्रथम हाई स्कूल की कक्षा 105 में लौट आया। शाओ यू, मैंने सुना था कि तुम ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हो गए थे। अब तुम ठीक हो? उसके बगल में महंगे कपड़े पहने एक मोटे आदमी ने अपने मोटे बड़े हाथ से शाओ यू के कंधे पर थपथपाया और चिंता से पूछा। ये व्यक्ति हाई स्कूल में उनका अच्छा दोस्त युआन मिंग हुआ है। ये तो बस एक आकस्मिक गिरावट है, कोई बड़ी बात नहीं है। शाओ यू की वापसी को लेकर उसके सहपाठियों में अभी भी खूब चर्चा हो रही थी। उन्हें पहले लगता था कि यह अमीर युवक कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफल हो सकता है। यान जिले का पहला हाई स्कूल। परीक्षा कक्ष की व्यवस्था के अनुसार नंबर 1 मिडिल स्कूल, नंबर 3 मिडिल स्कूल और नंबर 5 मिडिल स्कूल के सभी छात्रों ने नंबर 1 हाई स्कूल में कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी। स्कूल के गेट के बाहर कॉलेज प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवारों और अभिभावकों की एक बड़ी संख्या जमा थी और नंबर 1 हाई स्कूल के गेट के बाहर असली बंदूकें और जिंदा गोला बारूद लिए पुलिस अधिकारियों की एक पंक्ति भी खड़ी थी। शाओफेंग, परीक्षा के दौरान तुम अपना दिमाग शांत रखो। भले ही हमारा परिवार नंबर 1 मिलिट्री अकादमी में न जा पाए, हम नंबर 2 मिलिट्री अकादमी में तो जा ही सकते हैं। चिंता मत करो, लुओ हुंगवो ने अपने बेटे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लुओ फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। शाओ यू स्कूल के गेट के बाहर खड़ी कार के पास खड़ा था, अपने सामने लोगों के समूहों को देख रहा था और उसने लुओ फैंग को भी देखा जो अपने परिवार से बात कर रहा था। बीप बीप, कार की तेज आवाज के साथ पूरी तरह से काले रंग की और शाही अंदाज से भरपूर मर्सिडीज बेंज S600 का एक नया मॉडल पुलिस मोटरसाइकिलों की सुरक्षा में धीरे धीरे नंबर 1 हाई स्कूल के गेट की ओर बढ़ा और आसपास मौजूद छात्र और अभिभावक तुरंत एक तरफ हट गए। 3 लोग कार से उतरे और आपस में बातें करते और हंसते हुए स्कूल के गेट की ओर चल पड़े। बाईं ओर गंजा व्यक्ति यान जिला पुलिस विभाग के निदेशक झांग हैं। दाईं ओर वाले व्यक्ति शिक्षा ब्यूरो के निदेशक लियू हैं। बीच में खड़ा व्यक्ति ही परीक्षा कक्ष की सुरक्षा का प्रभारी योद्धा होना चाहिए। आसपास मौजूद भीड़ आपस में बातें कर रही थी। उसी समय लुओ फैंग ने बीच में खड़े व्यक्ति को देखा, उसका दिल उस योद्धा के प्रति प्रशंसा से भरा हुआ था। नए लोग कृपया सुझाव दें। निगला हुआ तारा, इच्छा पूर्ति प्रणाली। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करें। शाओ यू, अंदर आओ, जल्दी जाओ, हड़बड़ी मत करो, पिता शाओ डिंगबुओ ने कहा और उनके बगल में खड़ी माता जू जिंगई ने भी कहा, जल्दी जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। पापा, मम्मी, आप लोग वापस जाए, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। अपने माता पिता को अलविदा कहने के बाद जियाओ यू कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुआ। सामने खड़े व्यक्ति को देखते ही उसने अपनी गति बढ़ा दी। पास आते ही जियाओ यू ने हाथ हिलाने का नाटक किया और उस आदमी से टकरा गई। उसने उसे 2 मीटर दूर धकेल दिया। हालांकि वह गिरा नहीं, लेकिन लड़खड़ा गया। अब लुओ फैंग के चेहरे को देखकर लगता था कि वह अपनी अपरिपक्वता में भी काफी सख्त था। हालांकि वह बहुत सुंदर नहीं था, फिर भी काफी मर्दाना था। इसीलिए तीसरे नंबर के मिडिल स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जूशिन उसे पसंद करती थी। यह पारंपरिक मुलाकात शाओ यू के लिए लुओ फैंग को जानने का पहला कदम था। सहपाठी, मुझे माफ करना, मैंने अभी अभी अपने परिवार को अलविदा कहा था और सड़क पर ध्यान नहीं दिया। मैं तुमसे टकरा गया। क्या तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, लेकिन सहपाठी, अगली बार सावधान रहना। लुओ फैंग ने अपनी पीठ सहलाए। अभी अभी हुई टक्कर काफी दर्दनाक थी। जियाओ यू ने जानबूझकर कुछ ताकत का इस्तेमाल किया ताकि अभी अभी हुई टक्कर का प्रभाव और गहरा हो सके। सहपाठी, मुझे बहुत खेद है। मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम शियाओ यू है। चलिए, संपर्क जानकारी जोड़ लेते हैं। अगर आपको असहज महसूस हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। शाओ यू ने पहल करते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक है, मैं लुओ फैंग हूँ, चलिए एक दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ लेते हैं। मार्शल आर्ट हॉल में नियमित रूप से अभ्यास करने वाले लुओ फैंग को अक्सर दूसरों के साथ अभ्यास करते समय चोट लग जाती है। उसे इस टक्कर की ज्यादा परवाह नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहने देखकर उसे दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं लगती। एक दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ने के बाद दोनों अपने अपने परीक्षा कक्षों में चले गए। परीक्षा कक्ष में
परीक्षक द्वारा जांच के लिए परीक्षा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मेज के ऊपरी दाहिने कोने पर रखे गए थे और परीक्षा पत्र वितरित किए जाने लगे। परीक्षा पत्र के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से लिखी गई एक पंक्ति, 2056 जियांगनान सिटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा विज्ञान पेपर। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 3 परीक्षाएं होती हैं, जिनमें विज्ञान परीक्षा, उदार कला परीक्षा और अंतिम गणित परीक्षा शामिल हैं। प्रत्येक परीक्षा के लिए कुल अंक 250 होते हैं और कुल अंक 750 होते हैं। विज्ञान से तात्पर्य भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की व्यापक परीक्षा से है। उदार कला से तात्पर्य चीनी भाषा, इतिहास, राजनीति और भूगोल की व्यापक परीक्षा से है। गणित की परीक्षा स्वाभाविक रूप से गणित की परीक्षा ही होती है। प्राकृतिक विज्ञान की नींव होने के नाते गणित को उच्च स्थान देना स्वाभाविक है। आज 9 जून है, गणित की परीक्षा है। परीक्षा कक्ष में लुओ फैंग ने दूसरे गणना प्रश्न को देखा और उसे ड्राफ्ट पेपर पर बार बार जांचता रहा, लेकिन फिर भी वह उसे हल नहीं कर पाया। उसकी धड़कन तेज होती चली गई और अंततः असहनीय हो गई और वह बेहोश हो गया। लुओ फैंग के विपरीत अपने हमेशा के प्रयासों के बदौलत ज़ियाओयू की आज की गणित की परीक्षा पानी में मछली की तरह आसान रही। डिंग डिंग डिंग, घंटी की तेज आवाज़ यान जिला नंबर 1 हाई स्कूल के परिसर में गूंज उठी। परीक्षा कक्ष के बाहर लॉन या सड़क पर बैठे और बेसब्री से इंतजार कर रहे अभिभावक तुरंत एक एक करके खड़े हो गए। उन्होंने परिसर की दीवार की रेलिंग से परिसर के अंदर झांका। सभी व्यस्त उम्मीदवार परीक्षा कक्ष से बाहर निकल गए। 2056 में आयोजित जियांगनान सिटी कॉलेज प्रवेश परीक्षा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। जिस दिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त हुई, उसी दिन तीसरे चाचा शियाओ गोक्सुआन ने शियाओयू को अर्ध योद्धा मूल्यांकन के लिए पंजीकरण पूरा करने में मदद की। अर्ध योद्धा मूल्यांकन के लिए पहले से पंजीकरण कराना आवश्यक है और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल हर महीने की पहली तारीख को अर्ध योद्धा मूल्यांकन आयोजित करेगा। इन 2 दिनों में ज़ियाओयू बढ़ी हुई ताकत और युद्ध के अनुभव के अनुकूल होने के लिए घर पर ही अभ्यास में व्यस्त था। कभी कभी उसके पिता ज़ियाओ डिंगुओ उसकी ताकत को नियंत्रित करते हुए उसके साथ अभ्यास करते थे। शाओयू, बहुत बढ़िया, ये किक वाकई कमाल की है। शाओ डिंगुओ ने बड़ी मुश्किल से इसे चकमा दिया और शाओयू की किक के बाद प्रशंसा करते हुए कहा, उसके सामने खड़ा बेटा असल में कभी युद्ध में नहीं लड़ा है, लेकिन उसे युद्ध का भरपूर अनुभव है। उसका हर वार सीधे उसके घातक अंग पर निशाना साधता है और उसकी शारीरिक क्रियाशीलता परिपूर्ण स्तर पर पहुंच चुकी है। मुझे नहीं पता कि आपने अपने शरीर की गतिविधियों का अभ्यास कैसे किया और आप परिपूर्ण स्तर तक पहुंच गए हैं। शाओयू केवल एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान से इसे टाल सका, लेकिन उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। वे दोनों 3 घंटे से एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। ये कहना बेहतर होगा कि उनके पिता उनसे मुकाबला कर रहे थे। ब्रेक के दौरान ज़ियाओयू को लुओ फैंग की याद आई, जो अभी भी अस्पताल में होना चाहिए, इसलिए उसने उसे एक संदेश भेजा। हेलो लुओ फैंग, मैंने सुना कि गणित की परीक्षा के दौरान तुम बेहोश हो गए थे। अब तुम कैसे हो? कुछ मिनट बाद उन्हें लुओ फैंग से जवाब मिला और वे बहुत खुश हुए, इसलिए उन्होंने तुरंत उनसे संपर्क किया। लुओ फैंग ने जो संदेश भेजा वह था, धन्यवाद, अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उसके बाद ज़ियाओयू ने उससे थोड़ी देर बात की और अपना प्रशिक्षण जारी रखा। अपनी शारीरिक शक्ति के अनुकूल होने के बाद ज़ियाओयू ने अपनी नवीनतम इच्छा भी निर्धारित की। सिस्टम इस इच्छा को इस प्रकार निर्धारित करता है, शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षु के दूसरे स्तर तक पहुंच जाए। प्रशिक्षु का दूसरा स्तर मध्यवर्ती योद्धा स्तर है, जिसकी मुक्केबाजी की शक्ति 2000 किलोग्राम और गति 40 मीटर सेकंड है, जो 100 मीटर प्रति 2.5 सेकंड है। सेटिंग सफल। मेजबान जियोयू, मेजबान की पहली इच्छा द्वितीय स्तर का प्रशिक्षु बनना। इच्छा पूर्ति की स्थिति 121.21 इच्छा अंक। हालांकि ज़ियाओयू भी लुओ फैंग जैसी आध्यात्मिक प्रतिभा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि ऐसी इच्छा जो उसे पूरी तरह से बदल दे, वह अपने वर्तमान वित्तीय संसाधनों के साथ हासिल नहीं कर सकता, भले ही वह अपने पिता से पैसे उधार ले ले। इसके अलावा इच्छा पूर्ति प्रणाली एक समय में केवल एक ही इच्छा निर्धारित कर सकती थी। एक बार आध्यात्मिक प्रतिभा के जागरण को इच्छा के रूप में निर्धारित कर लेने के बाद, यदि इसे थोड़े समय में पूरा नहीं किया जा सकता था, तो यह उसकी योजना को बाधित कर देता था। यह एक नुकसान होगा। अगले कुछ दिनों में ज़ियाओयू ने अपने कार्ड में जमा 1 मिलियन की पूरी राशि को F लेवल मॉन्स्टर मीट के बदले में दे दिया और 500 विश पॉइंट्स प्राप्त किए। अपनी इच्छा की शर्तों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उसे अपने पिता शियाओ डिंगुओ का विचार आया और इस तरह पैसे उधार लेने का इरादा पैदा हुआ। पिताजी, अब मेरी शारीरिक क्षमता मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच गई है। क्या आपको मुझे कुछ इनाम देकर प्रोत्साहित करना होगा? बदबूदार लड़के, ये कैसा विचार है? क्या तुमने कुछ समय पहले ही तुम्हारे लिए कार नहीं खरीदी थी? उसके पिता शियाओ डिंगुओ ने उसके सिर पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा। 3 महीने पहले ज़ियाओयू के पूर्ववर्ती ने एक वयस्क समारोह के आधार पर उनसे एक लग्जरी कार मांगी थी।
पिताजी, मुझे इस बार कार नहीं चाहिए, कुछ पैसे उधार ले लीजिए, एक योद्धा की तरह बचत शुरू कीजिए। आप भी जानते हैं कि एक योद्धा के रूप में बचत शुरू करना महत्वपूर्ण होता है। लड़के, तुमने अर्ध मार्शल आर्ट्स का मूल्यांकन पास नहीं किया है। मैं तो बस शुरुआती धनराशि जुटाना चाहता हूँ। इसके अलावा, चाहे तुम थंडर पवेलियन में शामिल हो जाओ या एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स म्यूजियम में, तुम्हें निश्चित रूप से शुरुआती धनराशि मिलेगी। साथ ही हमारा परिवार भी पारिवारिक आधार पर ही काम करेगा। प्रतिभा निधि के लिए कम से कम 5 मिलियन हुआशिया सिक्के चाहिए, उसमें से मैं तुम्हें ज़रूर कुछ दूंगा। ज़ियाओ यू, जो इस कहानी से भली भांति परिचित है, इन बातों को स्वाभाविक रूप से जानता है। साथ ही वह ये भी जानता है कि अर्ध मार्शल आर्टिस्ट परीक्षा उत्तीर्ण करने के 1 महीने के भीतर शारीरिक क्षमता में जितना अधिक सुधार होता है, मार्शल आर्ट के लिए उतना ही अधिक धन प्राप्त होता है। धन्यवाद पिताजी। इन 2 दिनों के दौरान आप अपने बेटे की ताकत को भी जान सकते हैं। अर्ध योद्धा मूल्यांकन के माध्यम से यह कितना आसान है। फिर आपकी धनराशि का हिस्सा जल्द ही या बाद में मिल जाएगा। चूंकि शियाओ यू की शारीरिक क्षमता प्राथमिक योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए शियाओ डिंगुओ पहले से ही उसकी शुरुआती पूंजी तैयार कर रहा है, और यह राशि छोटी नहीं है। अपने पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह पैसा बर्बाद नहीं करेगा, ज़ियाओ यू ने दृढ़ता से कहा, पिताजी निश्चिंत रहिए, मैं इसे फिजूल खर्ची में नहीं उड़ाऊंगा, सारा पैसा अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। हालांकि ज़ियाओ डिंगुओ को यह पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि उसके बेटे को अब पैसों की क्या ज़रूरत है, लेकिन वह अपने बेटे को अच्छी तरह जानता है और पिछले 18 वर्षों में उसे एक आदर्श अच्छा बच्चा कहा जा सकता है, जिसमें कोई कमी नहीं है। चाहे वह पड़ोस का कोई व्यक्ति हो या स्कूल का शिक्षक, वह अपने बेटे के अच्छे चरित्र की प्रशंसा करता है। तो मैं आपको पहले 5 मिलियन दूंगा और बाकी रकम मार्शल आर्ट संग्रहालय में शामिल होने पर आपका इंतजार कर रही है। आज के समय में ज़ियाओ डिंगुओ के लिए 5 मिलियन कुछ भी नहीं है, और ये 5 मिलियन तो उसके द्वारा तैयार की गई राशि का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। कोई गलती नहीं है। 1 एक किताब 1 किताब। वरिष्ठ युद्ध जनरल बनने के बाद से 8 साल बीत चुके हैं और उनका शरीर वरिष्ठ युद्ध जनरल के शीर्ष पद पर ही टिका हुआ है। इन 8 वर्षों में उन्होंने वास्तव में अच्छी खासी संपत्ति जमा की है और अपने बेटे के लिए कुछ शुरुआती निधि का उपयोग करना स्वाभाविक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा अब क्या करना चाहता है, लेकिन उसने अपने बेटे पर विश्वास करना चुना। जब ज़ियाओ यू के हाथों में $5 मिलियन जमा हो गए, तो उसने उन्हें विभिन्न राक्षसों के मांस से बदल दिया। अवशोषण के बाद वह सिस्टम में एक इच्छा बिंदु बन गया। ये प्रणाली परिस्थितियों तक पहुंचने की इच्छाओं की जांच करती है। कप्तान जियो यू, मेज़बान की पहली इच्छा, प्रशिक्षुओं के दूसरे क्रम में शामिल होना। इच्छा अंक प्राप्त करने का लक्ष्य 3121.2 1000 इच्छा अंक। हालांकि आज जो परिस्थितियां हैं वे हासिल हो चुकी हैं, फिर भी उनमें जल्द से जल्द सुधार करने की तीव्र इच्छा है। जल्द ही 16 जून की शाम के 8 बज गए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम का समय। उम्मीदवार और उनके अभिभावक टेलीफोन और नेटवर्क के माध्यम से कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और स्नातक परीक्षा के परिणाम भी उसी समय घोषित किए जाएंगे। हालांकि योद्धा बन चुके ज़ियाओ यू ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हैं, फिर भी वह इंटरनेट पर उस परीक्षा में भाग लेता है। शाओ यू, कॉलेज प्रवेश परीक्षा कैसी रही? शाओ मुजू जिंगई ने खाने की थाली को देखते हुए शाओ यू की ओर देखा और लैपटॉप पर नजर डाली। नेटवर्क थोड़ा अटक गया है, ये ताजगी देने वाला है। अनुमान है कि बहुत से लोगों ने परिणाम देखे होंगे, शाओ यू ने बेबसी से कहा। उनके पिता शियाओ डिंगुओ भी उनके बगल में खड़े होकर देख रहे थे। उनका बेटा टाई निश्चित रूप से मार्शल आर्ट में निपुण होगा, लेकिन भला कौन नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सभ्य और मार्शल आर्ट में निपुण हो। 3 मिनट बाद पेज आखिरकार रिफ्रेश हो गया। शाओ यू ने तुरंत नाम, आईडी नंबर और टेस्ट नंबर दर्ज किया और फिर क्वेरी शब्द पर क्लिक किया। पृष्ठ हल्का सा चमका और एक फॉर्म दिखाई दिया। उम्मीदवार जियो यू, लिंग पुरुष, आईडी नंबर 4 शंख 26 पद्म 12 नील 32 खरब 3 अरब 80 करोड़ 32,13,251। परीक्षा क्रमांक 5 पद्म 87 नील 86 खरब 43 अरब 58 करोड़ 78,90,799। उदार कलाएं 189। विज्ञान 2111। गणित 212। कुल अंक 612। स्नातक स्तर का स्कोर 561। बेटा, हाँ, स्नातक परीक्षा में 561 अंक मिले हैं, 612 अंक मिले हैं। भले ही तुम मार्शल आर्ट संग्रहालय में दाखिला न लो, फिर भी जियांगनान प्रथम सैन्य अकादमी में जा सकते हो। उसके पिता शियाओ डिंगुओ अंक देखकर बहुत खुश हुए और बेटे ने भी उन्हें चुनकर बहुत प्रसन्नता दिखाई। मार्शल आर्ट में आमतौर पर 4 तरीके होते हैं। या फिर सेना में शामिल होने और सेना का सदस्य बनने का फ़ायदा यह है कि वहाँ सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। या फिर मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल हो जाएं।
मार्शल आर्ट्स प्रबंधन प्रणाली अपेक्षाकृत लचीली है और अपेक्षाकृत ढीले समूह से संबंधित है, और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स म्यूजियम की स्थापना दुनिया के पहले सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने की है। शाओ परिवार के अधिकांश योद्धा एक्सट्रीम म्यूजियम से ही जुड़े हैं, या फिर किसी ऐसे समूह, संघ, परिवार, किसी विशेष शक्ति आदि में शामिल हो जाएं, जो किसी गुंडे से संबंधित हो, या फिर भाड़े के सैनिक के रूप में भर्ती होना। यही सबसे साहसिक और सबसे स्वतंत्र रास्ता है। इन चारों रास्तों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पिता शियाओ स्वाभाविक रूप से आशा करते हैं कि उनका बेटा एक योद्धा बने, सैन्य अकादमी में प्रवेश करे और स्नातक होने के बाद सेना में शामिल हो जाए। ऐसा व्यक्ति, जिसमें शारीरिक शक्ति और सैन्य कौशल दोनों हो, सेना में शामिल होने के बाद प्रबंधन का मुख्य साधन होता है। ये वही रास्ता था जिसे वह चुनना चाहता था। बात सिर्फ इतनी सी है कि सब कुछ उसके बेटे की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। आखिरकार यह उसके बेटे की जिंदगी है। हालांकि वह सुझाव दे सकता है, लेकिन वह किसी को प्रभावित करने को तैयार नहीं है। ये सोचकर उसने आह भरी, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। रात के खाने के बाद जियाओ यू अपने बेडरूम में लौट आया और लुओ फैंग को एक संदेश भेजा। लुओ फैंग, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आ गए हैं, देखना मत भूलना। लुओ फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। शाओ यू स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे, इसलिए उसने उसे दिलासा देने के लिए एक और संदेश भेजा। भले ही इस बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम अच्छे न हो, फिर भी तुम एक योद्धा की तरह आगे बढ़ सकते हो। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी सुनी है और तुम्हारी क्षमताओं को समझा है। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। आगे बढ़ो। धन्यवाद। शाओ यू स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान कोमा में रहने के बाद लुओ फैंग की ताकत में कुछ हद तक सुधार हुआ था और उसकी शारीरिक क्षमता अर्धयोद्धा के स्तर तक पहुंच गई थी। नए लोग कृपया सुझाव दें। निगला हुआ तारा, इच्छा पूर्ति प्रणाली। अपने पिता के साथ निरंतर प्रशिक्षण के दौरान शाओ यू का लगभग आधा महीना तेजी से बीत गया। वह धीरे धीरे अपने वर्तमान शरीर के अनुकूल ढल गया और अपने पिछले जीवन के युद्ध अनुभव को धीरे धीरे अपने वर्तमान शरीर में समाहित कर लिया। दरअसल कॉलेज प्रवेश परीक्षा के 3 दिन बाद ही वह अपने वर्तमान शरीर के अनुकूल हो चुका था, लेकिन युद्ध के अनुभव को शारीरिक सहज प्रवृत्ति में बदलने में कुछ समय लगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने हाई स्कूल के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कुछ दोस्तों और सहपाठियों से मिलने के लिए भी समय निकाला, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद सभी अपने अपने रास्ते चले गए। जिन छात्रों ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, जिन्होंने स्नातक स्तर की पढ़ाई उत्तीर्ण की और जो विशेष रूप से उत्कृष्ट थे, वे जियांगनान में प्रथम सैन्य अकादमी में गए, और जो उतने अच्छे नहीं थे वे भी एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। अच्छी ताकत वाले लोग, जैसे कि शियाओ यू और शियाओ लिंग, आमतौर पर योद्धा बनने का रास्ता चुनते हैं। जिन लोगों के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कम अंक आते हैं और जिनके परिवार धनी होते हैं, वे या तो अपने संपर्कों का उपयोग करके संबंधित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं या फिर सीधे अपनी ही कंपनियों में काम करने लगते हैं। अंततः जिनके पास शारीरिक शक्ति की कमी है, शैक्षणिक प्रदर्शन कमजोर है और पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर है, उनके पास नौकरी ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। सौभाग्य से आज के समाज में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आय थोड़ी कम हो सकती है। 1 जुलाई, आज एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल के अर्धयोद्धाओं की मासिक परीक्षा का दिन है। नाश्ते के बाद जियाओ यू यांगजो शहर में स्थित एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल के मुख्यालय में आया, जो योद्धाओं के आवास क्षेत्र के बगल में है। शाओ यू, क्या तुम अर्ध योद्धाओं की परीक्षा दे रहे हो? हॉल के लॉबी में एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की मुस्कुराई, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? अर्ध योद्धाओं की परीक्षा सुबह 10 बजे होगी और फिर यह अन्य लोगों के साथ ही होगी। जी हाँ बहन लिंटिंग, क्या हम परीक्षा की तैयारी नहीं करने जा रहे हैं? शाओ यू इस जगह से परिचित है। वह पहले भी कई बार अपने पिता के साथ यहाँ आ चुका है। वह हॉल की लॉबी के बगल में स्थित एक छोटे से बार की ओर बढ़ा। वहाँ एक वेटर और एक बारटेंडर मौजूद थे। शाओ यू ने उस पर एक नज़र डाली। बार में 4 लोग बैठे थे। उनमें से 2 आपस में बातें कर रहे थे और बाकी 2 चुपचाप बैठे थे। वह उनमें से एक को जानता था, मशहूर लुओ फैंग। अरे लुओ फैंग, तुम भी अर्ध योद्धा बनने की परीक्षा देने आए हो? जियाओ यू ने लुओ फैंग का अभिवादन किया। जी हाँ शाओ यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी आओगे। लुओ फैंग मुस्कुराया। क्या तुम्हें पता चला कि पिछली बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान तुम बेहोश क्यों हो गए थे? इसका मेरे द्वारा तुम्हें मारे जाने से कोई संबंध नहीं हो सकता। यह एक पुरानी समस्या है। मैं बचपन से ही कई बार बिना किसी कारण के बेहोश हो चुका हूँ। समय बीतने के साथ साथ 3 और लोग एक के बाद एक आते गए। ये तीनों लोग अपेक्षाकृत अधिक उम्र के थे, कम से कम 30 वर्ष के आसपास। इससे हम देख सकते हैं कि योद्धा बनना कितना कठिन है और लोग योद्धाओं के विशेषाधिकारों के लिए कितने तरसते हैं। हाँ लुओ फैंग, एक तेज आवाज सुनाई दी। शाओ यू ने अपना सिर घुमाया और देखा कि चेहरे पर भयंकर निशान वाला एक दुबला पतला आदमी उसकी ओर आ रहा है।
ये व्यक्ति यांग वू ही होना चाहिए। भाई यांग, लुओ फैंग झट से खड़ा हो गया और उसका अभिवादन करते हुए बोला, आप भी अर्ध योद्धा मूल्यांकन देने आए हैं। ये कहना शर्मनाक है कि मैंने पिछले महीने एक बार परीक्षा दी थी। दुर्भाग्य से जब मैंने अपनी गति का परीक्षण किया तो मैं केवल 24.9 मीटर प्रति सेकंड तक ही पहुंच पाया। ये बस थोड़ा सा कम रह गया और मैं पास नहीं हो पाया, यांग वू ने बेबसी से कहा। दरअसल यांग वू मुक्केबाजी की ताकत और तंत्रिका प्रतिक्रिया की गति के मामले में पहले ही परीक्षा पास कर चुका था, लेकिन उसकी कमजोरी गति थी। ज़ियाओ यू को भी यांग वू के बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी, इसलिए वह उसके पास गया। भाई यांग, यह मेरा दोस्त शियाओ यू है, लुओ फैंग ने परिचय कराया। शियाओ यू, मुझे याद है कि कुछ समय पहले हमारे यांगजोउ सिटी एक्सट्रीम क्लब में एक व्यक्ति था जिसने 18 वर्ष की आयु से पहले ही योद्धा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसका नाम भी शियाओ था। यांग वू ने भौहें चढ़ाकर सोचा। शाओ लिंग, है ना? वो मेरी बहन है। शाओ यू उदास था, उसे हर जगह शाओ लिंग का नाम सुनाई दे रहा था। अरे वाह, ये तो अब भी एक मजबूत बहन है जिसके पास कोई कमजोर भाई नहीं है। आसपास के लोग शोर मचा रहे थे। जाहिर है उनमें से कुछ लोग शाओ लिंग को जानते भी थे। चुप रहो, लॉबी के बीचों बीच से एक ठंडी आवाज आई। वहां मौजूद सभी 9 लोगों ने मुड़कर देखा। उन्होंने ढीले प्रशिक्षण वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा। चलिए मेरे साथ ऊपर आइए और तुरंत अर्ध योद्धा मूल्यांकन में भाग लीजिए। याद रखिएगा, ऊपर जाने के बाद अच्छा व्यवहार करना। आज हमारे यांगजो शहर के मुख्य प्रशिक्षक का एक पुराना मित्र यहाँ है। कोई गड़बड़ मत करना। हाँ, मौके पर मौजूद 9 लोगों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। लिफ्ट में प्रवेश करने के बाद ढीले स्पोर्ट्सवियर पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 6 बटन दबाया। बीप, लिफ्ट 6ठी मंजिल पर पहुंच गई। बहुत खूब, लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने एक विशाल मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल दिखाई दिया जहां 1 दर्जन से अधिक लोग इकट्ठा थे। लोग यहाँ हैं, बातें करना बंद करो, लंबे बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण हॉल में मौजूद 1 दर्जन से अधिक लोग शियाओ यू और बाकी 9 लोगों की ओर देखने लगे। 1 दर्जन से अधिक लोगों की निगाहों का सामना करते हुए शियाओ यू का दिल घबरा गया और वह थोड़ा नर्वस हो गया। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त था, लेकिन आखिरकार यह उसके भविष्य के रास्ते से जुड़ा था। शियाओ यू इस लंबे बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जानता था। वह अपने पिता के साथ उससे पहले भी कई बार मिल चुका था। वह वू टोंग था जो एक्सट्रीम क्लब का मालिक और यांगजोउ शहर का मुख्य प्रशिक्षक था। परीक्षा की तैयारी करो, वू टोंग ने आदेश दिया। एक एक करके यहाँ आओ, पहले मुझे अपने पहचान पत्र दिखाओ। लुओ फैंग और बाकी 8 लोगों का नेतृत्व कर रहे योद्धा मिंग जून ने शियाओ यू और बाकी 9 लोगों से पहचान पत्र लेकर सीधे मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग को सौंप दिए और मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, आज तो काफ़ी लोग हैं। 9 लोग हैं, यहाँ तक कि शियाओ परिवार का छोटा लड़का भी है। हाँ, वू टोंग ने शियाओ यू का पहचान पत्र निकाला और उसे उसके बगल में चालू किए गए यंत्र पर सरका दिया। बीप, उपकरण पर एक एकदम साफ, पारदर्शी स्क्रीन उभर आए और उस पर बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी दिखाई दी। पहले, शियाओ यू, वू टोंग ने उदासीनता से कहा, मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करो। परीक्षण को गंभीरता से लो, अपने पिता शियाओ डिंगुओ के सामने शर्मिंदगी मत मोल लो। चिंता मत करो अंकल वू, मुझे पूरा यकीन है। ज़ियाओ यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये कहने के बाद उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, पूरी तरह से खींचे हुए धनुष की तरह ताकत इकट्ठा करते हुए, और तेजी से अपने दाहिने मुंह से लक्ष्य पर प्रहार किया, जिससे लक्ष्य थोड़ा काम गया। बॉक्सिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन की स्क्रीन पर तुरंत ही यह संख्या दिखाई दी, 991 किलोग्राम। ऐसा लगता है कि इस महीने के प्रशिक्षण में उनकी मुक्केबाजी की ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई है। पास, अगला नंबर है टोंगगुआन। मुख्य प्रशिक्षक ने लापरवाही से दूसरा पहचान पत्र यंत्र पर सरकाया और विस्तृत पहचान रिकॉर्ड की जानकारी देखी। सेना से आए आप लोग भी मेरे इस कठिन मार्शल आर्ट जिम में परीक्षा देने आए हैं। दिलचस्प, दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, उसका बायां हाथ उसके चेहरे के सामने था, उसकी दाहिनी मुट्ठी ने एक चाप बनाया और विशाल बॉक्सिंग टारगेट पर प्रहार किया। बॉक्सिंग टारगेट केवल थोड़ा सा हिला। बॉक्सिंग शक्ति परीक्षण मशीन की स्क्रीन पर तुरंत संख्या दिखाई दी, 986 किलोग्राम। चलो, अगला नंबर लुओ फैंग का है। वू टोंग ने पहचान पत्र देखा और आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे 18 साल का। लाओ जियांग, ये तो तुम्हारे यियान जिले से है ना? इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ? वाह, नौजवान। हालांकि ज़ियाओ यू भी 18 वर्ष का है, लेकिन उसका पारिवारिक पंजीकरण अभी भी मुख्य शहरी क्षेत्र में है, न कि यियान जिले में। उसने यियान नंबर 1 हाई स्कूल में शादी के कारण दाखिला लिया था। लुओ फैंग मुक्केबाजी के लक्ष्य के सामने खड़ा था, उसके पैरों ने अचानक जोर लगाया, और जब उसका शरीर थोड़ा सा मुड़ा तो उसकी कमर और कूल्हे जोरदार तरीके से बाहर निकले, जो तुरंत आपस में टकराकर उसकी बाहों में समा गए। मुक्का मारने के बाद स्क्रीन पर 1101 किलोग्राम प्रदर्शित हुआ। ठीक है,
जियाओ यू ने खुशी से कहा। बुरा नहीं है। वहां मौजूद कई योद्धाओं ने तुरंत उसकी प्रशंसा की। वू टोंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ, सिर हिलाया और कहा, ये युवक अच्छा है, इसमें भविष्य की अच्छी संभावनाएं हैं। हाँ, पास हो गया। अगला नंबर बाई यांग का है। 9 प्रतिभागियों ने मुक्केबाजी शक्ति परीक्षण जल्दी से पूरा कर लिया और उनमें से केवल एक ही असफल रहा। उसकी मुक्केबाजी शक्ति मात्र 892 किलोग्राम थी, जो योग्यता रेखा से सिर्फ एक अंक कम थी, और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गया। गति परीक्षण के अगले चरण में अब केवल 8 प्रतिभागी बचे हैं। एक एक करके आओ, पहले के विपरीत क्रम में। सबसे पहले यांग वू आएगा, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने आदेश दिया। इससे पहले शियाओ यू का पहला टेस्ट था, लेकिन अब स्पीड टेस्ट आखिरी है। यांग वू ने गहरी सांस ली और स्पीड टेस्ट के पास आए। यांग वू, चलो, जियो यू ने प्रोत्साहित किया। भाई यांग, चलो। लुओ फैंग ने भी यांग वू के कंधे पर धीरे से थपथपाया। यहाँ तक कि उसके बगल में खड़े यान जिले के प्रशिक्षक जियांग नियान भी थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। यह अफसोस की बात थी कि यांग वू की कई बार परीक्षा ली गई थी और हर बार वह गति में थोड़ा पीछे रह जाता था। इस बार यांग वू ने भी पूरी ताकत लगा दी। चेहरे पर भयंकर भाव और माथे पर उभरी नसों के साथ यांग वू ने दांत पीसते हुए बेतहाशा दौड़ लगाई और फिनिश लाइन की ओर भागा। 25.1 मीटर सेकंड। यांग वू, तुम भाग्यशाली हो। उसने सचमुच सीमा पार कर ली। जियांग नियान ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। ये तो बहुत खतरनाक है। यांग वू खुद ही हंस पड़ा। इस बार उसने सचमुच भागने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत लगा दी थी। जी हाँ, पास। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग भी मुस्कुराए और बोले, अगला नंबर। प्रत्येक व्यक्ति का एक एक करके परीक्षण किया गया और जल्द ही अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की बारी जियाओ यू की आ गई। जियो यू, वू टोंग चिल्लाया। चलो भाई, पागल आदमी का गति परीक्षण पास हो गया है। चलो, हमें साथ मिलकर योद्धा के वास्तविक युद्ध मूल्यांकन के लिए जाना है। यांग वू ने उत्साह बढ़ाया। जी हाँ, शाओ यू, हम मिलकर एक योद्धा का वास्तविक युद्ध मूल्यांकन करने जा रहे हैं। लुओ फैंग ने आगे आकर गंभीरता से कहा। कोई गलती नहीं है। एक पोस्ट, एक सामग्री, एक छह, एक किताब, एक पठन। शाओ यू ने सिर हिलाया और ट्रैक की ओर चल पड़ा, बिना कोई अनावश्यक हरकत किए अपनी सांसों को थोड़ा नियंत्रित किया। उसका शरीर हमेशा तैयार रहता था। वूश। जियाओ यू एक तेंदुए की तरह बेहद तेज था, जाहिर तौर पर पहले वालों से भी ज्यादा तेज, यहाँ तक कि लुओ फैंग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। शाओ यू ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि लुओ फैंग और यांग वू दोनों अपने अंगूठे ऊपर उठाए हुए थे। कोई बात नहीं। 29.5 मीटर सेकंड, लुओ फैंग के 28.6 मीटर सेकंड से तेज है। यांग वू ने प्रशंसा की। जी हाँ, शियाओ यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने तेज होगे। लुओ फैंग ने भी प्रशंसा की। उनके अनुसार शियाओ यू की शक्ति उनके जितनी नहीं है, लेकिन उसकी गति उनसे कहीं अधिक है, जो वाकई सराहनीय है। गति बहुत अच्छी है, ये क्वालिफाइंग लाइन से कहीं अधिक है। वू टोंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस मूल्यांकन में 2 अच्छे पौधे मिले हैं जिन्हें अच्छी उपज माना जा सकता है। इस स्तर के स्पीड टेस्ट में 2 और लोग बाहर हो गए और अब भी 6 लोग बचे थे। अब मेरे पीछे आइए और तंत्रिका प्रतिक्रिया गति परीक्षण कीजिए। वू टोंग सबको तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष में ले गया। ये लगभग 100 वर्ग मीटर का एक विशाल कमरा है। जमीन पर एक लंबा और कीमती यंत्र रखा है। यंत्र के आगे के हिस्से में 6 बैरल वाली गैटलिंग तोपों की तरह छेद हैं। हालांकि गैटलिंग तोपों की तुलना में कहीं अधिक छेद हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर दर्जनों छेद हैं। पहला वाला, शाओ यू, वू टोंग ने कहा। जियाओ यू तुरंत परीक्षण मशीन गन के सामने 3 मीटर और 6 मीटर व्यास वाले एक वृत्त के भीतर चला गया। जैसे ही स्विच चालू किया जाता है, 3 मीटर और 6 मीटर व्यास वाले वृत्त के किनारों से तुरंत ऊपर की ओर एक धुंधली लाल लेजर किरण निकली। शाओ यू, याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम घेरे से बाहर नहीं निकल सकते। एक बार घेरे से बाहर निकल गए तो तुम्हें असफल मान लिया जाएगा। अगर तुम्हारा शरीर लाल बत्ती को छूता है तो अंक काट लिए जाएंगे। वू टोंग ने इतना कहकर तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण मशीन की ओर कदम बढ़ाया। उसके बगल में स्थित मशीन पर उसने परीक्षण की तीव्रता को समायोजित करने के लिए कई बटन दबाए। टिल्ड तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण मशीन का विशाल मुखड़ा घूमने लगा। मुखड़े में मौजूद दर्जनों मुखड़ों से लगभग तुरंत ही लाल रोशनी फूट पड़ी, जिनकी गति तेज से धीमी होती जा रही थी और यहाँ तक कि उनके उड़ान पथ भी बहुत अव्यवस्थित थे। शाओ यू ने अपने सामने रखी बंदूक की नली को घूर कर देखा। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने वाली नली से रबर की गोलियां निकल रही हैं, फिर भी उसने उन्हें सामान्य गोलियां ही समझा। उसकी निगाहें हर गोली के प्रक्षेप पथ पर टिकी हुई थीं और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से बाएं और दाएं, मानो सहज रूप से तेजी से आगे पीछे हो रहा था। कई बार वह बाल गोलियों के बीच से बच निकला। बेशक कुछ गोलियां इतनी तेज थीं कि उनसे बचना असंभव था, इसलिए उसे गोली लग गई।
ये बंदा तो कमाल का है और इसकी प्रतिक्रिया की गति तो उससे भी कहीं ज्यादा तेज लगती है। उसके बगल में खड़े योद्धा आपस में बातें करने लगे। इस बच्चे की शारीरिक हरकतें सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गई हैं। वुटोन के चेहरे पर मुस्कान थी और वह मन ही मन सोच रहा था। दरअसल ज़ियाओ यू की शारीरिक गतिविधि परिपूर्ण स्तर पर पहुंच चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों के कारण वह केवल इसी स्तर तक खेल सकता है जिसे अधिकतम सूक्ष्म स्तर माना जा सकता है। वुटोन द्वारा बटन दबाने के बाद तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण मशीन धीमी होकर रुक गई और स्क्रीन पर संख्याओं की एक लंबी श्रृंखला दिखाई दी। 60 सेकंड के भीतर उसे 8 बार चोट लगी और उसने लाल बत्ती को छुआ तक नहीं। बहुत बढ़िया, वुटोन मुस्कुराया। बुरा नहीं शाओ यू, मैंने तुम्हारे शाओ परिवार को शर्मिंदा नहीं किया। उनकी आत्मा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद पहला कदम यही था और अगला कदम वास्तविक युद्ध मूल्यांकन की तैयारी करना था। हाँ, ज़ियाओ यू ने जवाब दिया। बधाई हो जियो यू, लुओ फैंग ने बधाई दी। शाओ यू ने भी फुसफुसाते हुए कहा, लुओ फैंग, तुम्हारी ताकत के साथ निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। यांग वू ने भी आश्चर्य से फुसफुसाते हुए कहा, शाओ यू, बधाई हो, तुम अब एक अर्ध योद्धा बन गए हो। जैसे ही तुम योद्धाओं की वास्तविक युद्ध परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे, तुम एक योद्धा बन जाओगे। शाओ यू ने यांग वू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण अवश्य पास कर लोगे। समय आने पर हम तीनों मिलकर वास्तविक युद्ध मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, अब अगला नंबर टोंग गुवान का है। वुटोन ने तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण मशीन के पास खड़े होकर कहा। टोंग गुवान की तंत्रिका प्रतिक्रिया गति का आकलन अच्छा नहीं था। 60 सेकंड में उसे 57 बार चोट लगी और वह 3 बार लाल बत्ती को छू गया। अयोग्य घोषित कर बाहर कर दिया गया। अगला लुओ फैंग, वुटोन ने कहा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले के 60 सेकंड में लुओ फैंग को आमतौर पर 50 से 55 बार चोट लगती थी। अब जब उसकी शारीरिक क्षमता में सुधार हुआ है तो उसकी नसें तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं। 60 सेकंड में उसे 28 बार चोट लगी और उसने लाल बत्ती को छुआ तक नहीं। बहुत बढ़िया, मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग मुस्कुराए। बुरा नहीं लुओ फैंग, बधाई हो। बस आधिकारिक दस्तावेज जारी हो जाए और आपकी जानकारी नागरिक पहचान पत्र में दर्ज हो जाए तो आप एक योद्धा बन जाएंगे। नागरिक पहचान संबंधी जानकारी दर्ज करने के बाद ही एक योद्धा वास्तव में विभिन्न विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता है, आमतौर पर 7 दिनों के भीतर। अगला नंबर बाई यांग का है। कुछ ही समय बाद 2 लोगों ने एक के बाद एक परीक्षा दी और दोनों असफल रहे। आखिरी वाला, यांग वू, वुटोंग चिल्लाया। जल्द ही यांग वू के परिणाम सामने आ गए। 60 सेकंड में उसे 52 बार टक्कर लगी, लेकिन उसने लाल बत्ती को छुआ तक नहीं। वह पास हो गया, पास हो गया, चीफ वुटोंग ने कहा। योद्धाओं की युद्ध परीक्षा 1 अगस्त को होगी। सुबह एक्सट्रीम हॉल में इकट्ठा हो जाओ और प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में अन्य भावी योद्धाओं के साथ मानवगढ़ शहर के बाहर राक्षसों का शिकार करने जाओ। युद्ध परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तुम एक सच्चे योद्धा बन जाओगे। वुटोंग ने भावी योद्धा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तीनों लोगों से कहा। नए लोग कृपया सुझाव दें। निगला हुआ तारा, इच्छा पूर्ति प्रणाली। मुख्य प्रशिक्षक शुनटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस बार अर्ध मार्शल आर्ट्स मूल्यांकन में कुल 3 लोग उत्तीर्ण हुए हैं, जिनके नाम है शियाओ यू, लुओ फैंग और यांग वू। आप तीनों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। शियाओ यू और यांग वू को हमले से बचने के तरीके पर ध्यान देना होगा। राक्षस के जीवन और मृत्यु के समय हमले से बचने के लिए शरीर की छोटी से छोटी हरकत का इस्तेमाल करना जरूरी है। इससे हमले से बचने की क्षमता स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन इस तरह का शरीर बेहद कठिन और उच्च स्तर का होता है और आपको अपने प्रतिद्वंदी के बारे में पूरी तरह से जानना आवश्यक है। आप जरा सी भी गलती नहीं कर सकते, अन्यथा आप मारे जाएंगे। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि भविष्य में जब तुम राक्षस से लड़ो तो जहां तक हो सके उससे बचो। अपने लिए बलिदान की गुंजाइश रखो। वुटोंग ने गंभीरता से कहा, आज अपनी ताकत के साथ सबसे अच्छा यही होगा कि तुम अपने शरीर के बुनियादी अंगों को मजबूत करो। ठीक है। शाओ यू चौंक गया और उसे लगा कि वह वाकई थोड़ा निराश है। शायद ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। अंकल शुन के याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यांग वू ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। जी हाँ मुख्य प्रशिक्षक। मुख्य प्रशिक्षक की बातों को याद रखना। मार्शल आर्ट के दौरान लालच नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म स्तर के शरीर में प्रवेश करना बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा शरीर बनाने की शक्ति नहीं है और आप जबरदस्ती ऐसा करते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा और लोग आप पर हंसेंगे। जियांग नियान ने सावधानी से कहा। ठीक है सब लोग, अगली बात व्यवहारिक मूल्यांकन अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आदि, आप इसमें मदद कर सकते हैं। कैप्टन, आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए क्षमा करें, चलिए चलते हैं। ना यी फाहे पाओ नंजी साओ ले स्याओ यू सन रे या जी या जू रंग स्याओ यू गन जू जेरे बू जियानदान याशे और अधिक पढ़े फैंग भी आध्यात्मिक है और केवल यांग वू की अभिव्यक्ति नीरस हो जाती है। इस व्यक्ति की शक्ति अद्भुत है।
यह एक आध्यात्मिक शिक्षक है और संभवतः युद्ध कला के स्तर तक पहुंच चुका है। चांदी जैसे बालों वाले काले चोगे पहने उस व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और आश्चर्य से शियाओयू और लुओ फैंग की ओर देखा। छोटे बच्चों, खूब प्रतिभा है, मेहनत करो। अच्छा, इच्छा शक्ति भी अच्छी है। मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया। कैप्टन, बीच में खड़ा लड़का शियाओ परिवार का लड़का है। जियो परिवार, जियो गोहुआ। जी हाँ, उसका नाम शाओ यू है, जो शाओ गोहुआ का भतीजा है। दोनों चलते चलते बोले और तेजी से चले गए। मेरे साथ गलत क्या है? यांग वू जाग गया था और जब उसे अभी अभी हुई घटना याद आई तो वह पसीने से तरबतर हो गया। अगर युद्ध के मैदान में उसका सामना होता तो वह उसे मार डालता। दरअसल चांदी जैसे बालों वाला ये काला चोगा पहने व्यक्ति हमेशा उसके बगल में ही रहता था। पहले तो जियाओ यू ने भी उसे देखा था, लेकिन अनजाने में ही वह उसकी मौजूदगी को हमेशा अनदेखा करता रहा। तुम तीनों यहाँ। प्रशिक्षक जियांग नियान और योद्धाओं के अन्य समूहों ने मुस्कुराते हुए उन तीनों को देखा और कहा, मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल में आओ। तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण कक्ष से यह विशाल मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश कर गया। तीनों ने मार्शल आर्ट हॉल में एक मार्शल आर्ट हॉल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध की विषय वस्तु बहुत सरल है, अर्थात मृत्यु और चोट वास्तविक युद्ध मूल्यांकन में हुई हैं, जिसका चरम मार्शल आर्ट संग्रहालय से कोई लेना देना नहीं है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जियाओ यू को आनुवंशिक ऊर्जा के अपने स्वप्निल अभ्यास की विधि भी प्राप्त हुई। 5 हृदयों द्वारा आकाश तक संवर्धन। पृथ्वी पर जीन संवर्धन का एकमात्र तरीका। मैं इस साधना विधि को इसलिए प्राप्त करना चाहता हूं क्योंकि वह उन्नत है। वास्तव में ये साधना विधि बहुत सरल है, लेकिन इस सर्वव्यापी निगरानी की दुनिया में उसकी शक्ति में थोड़ी सी भी वृद्धि सबसे अच्छी तरह से मायने रखती है। इसके अलावा उनके मन में इस दुनिया में ऊर्जा संवर्धन की विधि का अध्ययन करने का भी विचार है। यह विनम्र अभ्यास विधि बिल्कुल उपयुक्त है। पृथ्वी पर केवल एक ही प्रकार का आनुवंशिकवाद है, लेकिन मार्गदर्शन के लाखों नियम मौजूद हैं। कई अभ्यासों में अद्वितीय मार्गदर्शन विधियां होती हैं, जैसे 9 भारी बिजली की छुरी। और मार्गदर्शन विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च कोटि की उत्कृष्ट मार्गदर्शन विधि मिलने पर कम संसाधनों से अधिक कार्य किया जा सकता है, या यहाँ तक कि 10 गुना 100 गुना प्रभाव भी प्राप्त किया जा सकता है। जियो यू ने लुओ फैंग और यांग वू को मिंग्यू समुदाय के दरवाजे पर भेजा। यांग वू, पागल, मैंने तुम्हें यांग वू कहकर पुकारा था। जियाओ यू ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं तुम्हें जान पाए। ठीक है। लुओ फैंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका दोस्त उसे किस नाम से बुलाता है, और वह सचमुच ईमानदार था। दूसरे शब्दों में कहें तो यांग वू तुम्हें पागल क्यों कहेगा? शियाओ यू ने पूछा। यांग वुहाहा ने हंसते हुए कहा, जब लुओ फैंग यान जिले के चरम मार्शल आर्ट संग्रहालय में वरिष्ठ छात्र बना तो पारिवारिक कारणों से उसे दूसरों ने दरकिनार कर दिया। वह लगातार 3 जीत से नाराज था। उसे पागल उपनाम दिया गया था। अब सब ठीक है। जब तक योद्धा का वास्तविक युद्ध मूल्यांकन पास हो जाता है, उसे मिंग्युए समुदाय में रहने का अधिकार मिल सकता है। यांग वू ने आह भरी। शाओ यू ने कहा, इतनी बातें मत करो, हम दोनों ने एक ही जगह पर एक ही दिन मूल्यांकन पास कर लिया है। आज का दिन अच्छा है, चलो साथ में कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और अच्छे से बातें करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से परिचित हैं, आप आकर जगह चुन लीजिए। यांग वू ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओ। लुओ फैंग भी हंस पड़ा। उन तीनों ने अभी अभी मार्शल आर्ट की परीक्षा पास की थी। वे सभी संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए एक रेस्तरां चुना। शाओ यू ने उन दोनों को देखा और कहा, मुझे लगता है कि यान जिला यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं आपको गाड़ी से ले जाऊंगी। शाओ यू को स्वाभाविक रूप से भविष्य की साजिश का पता था, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं चुकाना चाहती थी। कोपायलट की सीट पर बैठे लुओ फैंग को अभी अभी याद आया कि परिवार को खुशखबरी सुनाई गई थी और परिवार खुश था। अपनी माँ और छोटे भाई की बातें सुनने के बाद लुओ फैंग ने सीधे अपने पिता को फ़ोन किया। फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और लुओ फैंग बहुत चिंतित है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए शाओ यू ने तुरंत दिलासा देते हुए कहा, मोबाइल फ़ोन में लोकेशन पता लगाने का फंक्शन है, आप कनेक्टेड मोबाइल फ़ोन की लोकेशन देख सकते हैं। नहीं तो चलिए सीधे पापा के पास चलते हैं और उन्हें खुद खुशखबरी सुनाते हैं। लुओ फैंग आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने स्थिति का जायजा लिया और पाया कि दूरी ज़्यादा दूर नहीं थी, बस कुछ ही मिनटों की दूरी थी। कुछ ही देर में वाहन यान जिले के तियांडू गार्डन कम्युनिटी में प्रवेश कर गया। आजकल गार्डन कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोग अमीर या संभ्रांत हैं। यहाँ रहने वाले कई लोग यान जिले के प्रसिद्ध बड़े व्यापारी और सरगना हैं। यांग वू ने बताया, ऐसा अनुमान है कि मेरे पिताजी की सजावट कंपनी का यहाँ कारोबार है। गाड़ी थोड़ी देर में पास आकर एक मकान के किनारे रुक गई। जियाओ यू ने ड्राइविंग रिकॉर्डर पर कैमरा एडजस्ट किया और कैमरा उसके सामने आ गया। लगभग 20 मीटर की दूरी पर कई लोग आपस में झगड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसने मजदूरों वाली वर्दी पहनी हुई थी, जमीन पर लेटा हुआ था।
उसी वर्दी में 2 मजदूर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। एक खूबसूरत युवक को पहने हुए, बिजली की तरह 2 पैरों पर सवार होकर, दोनों के पेट पर लात मारते हुए, वह सीधे उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। हम खेलते समय जगह की तरफ मत देखो, युवक ने व्यंग्य से कहा। उसकी आवाज़ न तो तेज थी और न ही धीमी। रुको, झांग हाओबाई, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? शाओ यू ने जल्दी से कहा। शाओ यू और उसके सामने खड़े युवक ने एक तरफ देखा कि झांग हाओबाई परिवार के योद्धा पर भरोसा करके यान जिले में आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था, लेकिन वह मेज पर नहीं चढ़ सका। जान से मार डालो। लुओ फैंग ने जमीन पर लेटे हुए लुओ होंगुओ को देखा और उसका चेहरा लाल हो गया और वह उसकी ओर दौड़ा। उसने पहले भी कई बार झांग हाओबाई के उकसावे को नज़रअंदाज किया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता लुओ होंगुओ के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाएगा। मैंने एक धुंधली आकृति को पलक झपकते ही आंगन में भागते हुए देखा। झांग हाओबाई ने उसे देखते ही पहचान लिया। झांग हाओबाई ने कार से उतरने वाले अन्य 2 लोगों को भी देखा। उनमें से एक यांगवू को जानता था, जो भावी योद्धा के मूल्यांकन में असफल रहा था, और दूसरा व्यक्ति कुछ हद तक परिचित लग रहा था। सीएनएम लुओ फैंग ने देखा कि उसके पिता कमर झुकाकर जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर पैरों के निशानों से भरा हुआ था और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। इतने वर्षों तक इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके पिता का चेहरा आज भी इतना आकर्षक था। 3 अंगरक्षकों में से एक, जो थोड़ा छोटा और मोटा था, उसने झांग हाओबाई के निर्देश सुने, उपहास किया और एक कदम आगे बढ़ा। मुझे मौत दे दो। लुओ फैंग ने जोश में आकर बिजली की तरह एक जोरदार लात मारी। बौने अंगरक्षक ने अपने दाहिने हाथ से उसे रोक दिया। लुओ फैंग, तुमने सचमुच मेरे घर से मुझ पर हमला किया। झांग हाओबाई ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मौत को गले लगाओगे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लुओ फैंग की आंखें गुस्से से लाल थीं, उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए। सावधान रहो, इस आदमी के पैर और पंजे बहुत भारी हैं। लुओ फैंग की जोरदार लात से छोटा अंगरक्षक पेट के बल गिर पड़ा, दूर जा गिरा और अपना पेट सहलाने लगा। वह कुछ देर तक उठ नहीं पाया। माओ को मदद करनी होगी, उसके बगल में खड़े जियाओ यू और यांगवू ने पूछा। नहीं, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। लुओ फैंग इन लोगों को खुद अपने हाथों से सिखाना चाहता था, अन्यथा उसे पर्याप्त खुशी नहीं मिलेगी। 1 मिनट से भी कम समय में 3 बड़े अंगरक्षकों में से एक पेट में दर्द, दाहिनी बाह में फ्रैक्चर और चाकू के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठने के कारण उठ नहीं पा रहा था। झांग हाओबाई। लुओ फैंग की आंखों से आग निकल रही थी और वह लोगों को खा जाना चाहता था। लुओ फैंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम। लुओ फैंग को देखकर झांग हाओबाई कुछ पल के लिए डर गया। पेंग। लुओ फैंग बेहद जिद्दी था और उसने बिजली की रफ्तार से झांग हाओबाई के पेट पर लात मारी। लात लगते ही झांग हाओबाई कई मीटर दूर जा गिरा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक फौट की चेतावनी। लुओ फैंग ने झांग हाओबाई को पकड़ते ही उसके गले का कपड़ा पकड़ लिया, उसे जकड़ लिया और झांग हाओबाई लटक गया। मालिक को नीचे उतारो। दूर से गुस्से की आवाज आई और मैंने 1 दर्जन सुरक्षाकर्मियों को देखा, जो चेतावनी देने वाली लाठी लेकर दौड़ पड़े। त्याडू बस्ती में कई जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ हुई लड़ाई का पहला दृश्य बस्ती के सुरक्षा गार्डों ने ही रिकॉर्ड किया था। बस्ती के टाउन विला में रहने वाले लोग आम लोग नहीं थे। जब पहली बार ऐसा हुआ तो उसने पुलिस को भी बुलाया। कोई गलती नहीं है। 1-1-1-1-1-1-1-619 एक किताब 1-1-1-1-1-1-1 किताब। जियाओ यू को बाकी लोगों की परवाह नहीं थी। जमीन पर बेसुध पड़े झांग हाओबाई ने पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं, पता नहीं। जियाओ यू के भरे पूरे शरीर को देखकर झांग हाओबाई डर गया। क्या? हिलना मत। दोनों सुरक्षा गार्ड तेजी से शियाओ यू के पास आए और झांग हाओबाई को पीछे धकेल दिया। सिर्फ छोटी मोटी हरकतों का कचरा। जियाओ यू ने उसके बगल में थूकते हुए हंसते हुए कहा। जियो यू और यांगवू ने जल्दी से लुओ फैंग को लुओ होंगुओ की मदद करने में मदद की। डुडू टिल्ड टिल्ड डुडू टिल्ड टिल्ड टिल्ड। अचानक पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने देखा कि एक पुलिस गाड़ी झांग के घर के दरवाजे पर तेजी से रुकी। चारों पुलिसकर्मियों ने गाड़ी का दरवाजा खोला और तेजी से बाहर भागे। पुलिस यहाँ है। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत ही यह बात बता दी। नहीं, पुलिस यहाँ है। लुओ होंगुओ और तीनों लोग चौंक गए। लुओ होंगुओ ने लुओ फैंग को कोने में खींचकर उत्सुकता से कहा, शाओ फैंग, अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई तो पुलिस स्टेशन में तुम्हारा हालचाल लिया जाएगा। पिताजी, मैंने अर्ध योद्धा परीक्षा पास कर ली है, लुओ फैंग ने धीरे से कहा। चाचा लुओ, चिंता मत करो, ये पूरी तरह से जायज़ बचाव है। भाई यांग और मैं गवाही दे सकते हैं। जियाओ यू ने जल्दी से उन्हें दिलासा दिया। हालांकि लुओ फैंग पहले से ही एक अर्ध योद्धा था, लेकिन उसका प्रमाण पत्र आखिरकार स्वीकृत नहीं हुआ था, इसलिए उसे पुलिस द्वारा ले जाया गया। जियाओ यू भी गवाह के तौर पर साथ साथ गाड़ी चला रहा था। इस दौरान उसने अपने पिता के संपर्कों के माध्यम से उस समय के कई निगरानी वीडियो भी प्राप्त किए और बैकअप बनाने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया।
इकबालिया बयान रिकॉर्ड करने के बाद जियाओ यू और यांग वू वापस चले गए। इस बार प्रस्तुत किए गए सबूत इतने पर्याप्त थे कि जियाओ यू को उसके पिता जियाओ डिंगुओ और लुओ फैंग की गारंटी पर अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन उसे 30,000 चीनी युआन की जमानत राशि का भुगतान करना पड़ा। झांग हाओबाई को अपने चाचा झांग जेहू के माध्यम से शाओ परिवार की स्थिति के बारे में पता चला और वह तुरंत स्तब्ध रह गया। युद्ध के देवता का परिवार, वह शक्ति, उसके चाचा, जो एक वरिष्ठ योद्धा है, की पहुंच से बहुत दूर है, भले ही उन्हें सेनापति के पद तक पदोन्नत कर दिया गया हो। हालांकि उसने लुओ फैंग के लिए मुसीबत खड़ी करने का विचार नहीं छोड़ा था, लेकिन फिलहाल उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि झांग जेहू ने भी उसे फिलहाल जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी थी। ये प्रयास जियाओ यू द्वारा जानबूझकर किया गया था और उसे इसके अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। शाओ यू ने लुओ फैंग के परिवार का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। योद्धा अभ्यास परीक्षा में साथ जाने के लिए सहमत होने के बाद वह यांगजो शहर के मिंग्युए समुदाय स्थित अपने घर वापस चला गया। सिस्टम, द्वितीय स्तर का प्रशिक्षु बनने की अपनी इच्छा पूरी करो। मेजबान, जियो यू, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मेजबान की पहली इच्छा, द्वितीय स्तर का प्रशिक्षु बनना। इच्छा पूर्ति की स्थिति 3121.2 1000 इच्छा अंक। इच्छा पूर्ति की प्रक्रिया जारी है। शाओ यू को अपने शरीर के भीतर से गर्म ऊर्जा की एक धारा महसूस हुई, जो उसकी हड्डियों, मांस और त्वचा की ओर बह रही थी। उसे पूरे शरीर में बेहद आराम महसूस हुआ और वह कांप उठा। 10 मिनट बाद उसके शरीर कांपना बंद हो गया और वह बैल की तरह बलवान महसूस करने लगा। इच्छा पूरी हो गई। द्वितीय स्तर के प्रशिक्षु योद्धा बनने पर आपको हार्दिक बधाई। प्रशिक्षु स्तर 2 यानी उसकी मुक्केबाजी की शक्ति 2000 किलोग्राम तक पहुंच गई है और गति कम से कम 40 मीटर सेकंड है। पिछले जन्म में मूल पुस्तक पढ़ते समय जियाओ यू अक्सर सोचता था कि यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता 5 हार्ट्स टू हेवन मेथड का अभ्यास करने से पहले अधिक हो, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को सफलतापूर्वक महसूस करने के बाद सुधार की मात्रा कितनी अधिक होगी। पिछले जन्म में कोई मौका नहीं था, लेकिन अब उसने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। सिस्टम की पहली इच्छा प्रशिक्षु स्तर 3 योद्धा बनने की होती है। पहली इच्छा सफलतापूर्वक पूरी हो गई। मेजबान, जियो यू, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मेजबान की पहली इच्छा, प्रशिक्षु स्तर 3 बनना। इच्छा पूर्ति 2121.2 2000 इच्छा अंक। क्योंकि इच्छा अंक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसलिए सुधार जारी रखें। पहली इच्छा पूरी करो। इच्छा अंक पहली इच्छा पूरी करते हैं। इच्छा पूर्ति की प्रक्रिया जारी है। इस बार कार्यक्रम समाप्त होने से पहले मैं आधे घंटे तक पूरी तरह कांपता रहा। इच्छा पूरी हो गई। तीसरे स्तर के प्रशिक्षु योद्धा बनने पर आपको हार्दिक बधाई। तीसरे स्तर का प्रशिक्षु योद्धा यानी उन्नत योद्धा स्तर, मानक मुंके की ताकत 4000 किलोग्राम, गति 60 मीटर प्रति सेकंड। जियाओ यू ने मन ही मन सोचा, जियाओ लिंग, देखते हैं कि अब भी तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो या नहीं। श्याओ यू, क्या तुमने बेडरूम में शौच कर दिया? इतनी बदबू क्यों आ रही है? श्याओ की माँ जू जिंगई ने जोर से चिल्लाकर कहा। बहुत ही दुर्गंध आने लगी। श्याओ यू ने अपने काले शरीर को देखा और जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोने लगा। उसकी ताकत में अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। वह अपनी ताकत को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाया, जमीन पर पैर रखते ही आगे की ओर गिर पड़ा। सबक सीखने के बाद वह बहुत अधिक सावधान रहने लगा। जिस शौव में पहले 10 मिनट से ज्यादा समय लगता था, इस बार उसमें 1 घंटे से ज्यादा समय लगा और इस दौरान 2 टूथब्रश टूट गए, साथ ही शौव का हेड भी टूट गया। नए लोग सिफारिशें मांगते हैं।